हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं आगे रुपए की मजबूती और डॉलर की कमजोरी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। थोड़ा संक्षेप में प्रभात पटनायक का मॉडल भी समझाऊंगा और इसके इम्पैक्ट पर भी चर्चा करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। दरअसल आप सभी लोगों को पता है कि रुपए की मजबूती एक सीमा तक ही फायदा करती है, क्योंकि फिर कच्चे तेल के जो बिल होते हैं, चूंकि हम 80% अपने तेल की ज़रूरतों को इंपोर्ट करते हैं, कच्चे तेल की ज़रूरतों को कच्चे तेल को ही रिफाइन करके उपयोग हेतु जो ज़रूरी सामान है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रूप में, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे जेली हो, इन सब को हम बनाते, चाहे वो ग्रीज हो, इन सब को हम बनाते हैं और इनका प्रयोग अलग अलग रूप में करते हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं एक सीमा तक रुपए की मजबूती भी ज़रूरी है। रुपए का एकदम से गिरना भी ठीक नहीं है, क्योंकि रुपया अगर ज़्यादा गिरेगा तो देश के भीतर महंगाई हो जाएगी, रुपए का अवमूल्यन हो जाएगा, यानी डिप्रेशिएशन हो जाएगा, रुपया बहुत सस्ता हो जाएगा, डॉलर बहुत महंगा, यानी ज़्यादा रुपया दे करके कम डॉलर हमको प्राप्त करना होगा, जिससे ना तो विदेशी मुद्रा का भके भंडार की का जो लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा, ना ही देश के भीतर हम महंगाई को रोक पाएंगे। तो रुपए की मजबूती तो जरूरी है, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा आती सर्वत्र बढ़ जाए, ये पुरानी कहावत है। तो अगर एक सीमा से ज़्यादा रुपया मजबूत होगा तो दिक्कत भी हो जाएगी। दूसरे शब्दों में फिर एक्सपोर्ट गिरने लगेगा और भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार की जो राशि है उसमें एक्सपोर्ट अर्निंग यानी निर्यात के द्वारा कमाई गई राशि की मात्रा कम होती रहेगी, लाइबिलिटी देनदारी अधिक बढ़ती जाएगी, क्योंकि फिर एफडीआई तो लोग लेके आएंगे ही, एफपीआई भी आएगा। एफपीआई तो भरोसे के लायक नहीं रहता है, वो तो शेयर बाजार में सीधे लगता है, जब मन करे निवेशक पैसे को निकाल करके अपने देश चलता फिरता है, चल 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 मतलब वापस चला जाता है, उसको बेच देगा शेयर मार्केट में। लेकिन एफडीआई चूँकि सीधे ज़मीन, दुकान, मकान, एम्प्लॉय प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट आदि में लगता है, इसलिए वो ज़्यादा दीर्घकालिक और अस्थायी होता है। इसीलिए सरकारें एफडीआई को प्रमोट करती हैं, एफपीआई को, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती हैं। इसके लिए पहले शीर्ष संस्था एफआईबी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड था, जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब समाप्त कर दिया। अब डिप ये काम देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्लानिंग ये काम देखता है, और इसका सिंगल विंडो क्लियरेंस भी आरबीआई द्वारा, यानी ज़्यादा रणनीतिक क्षेत्र जैसे पेट्रोलियम, जहाजरानी या एविएशन, उड्डयन आदि के क्षेत्रों में अगर इसका निवेश नहीं हो रहा है तो ऐसी दशा में एक ही जगह से आरबीआई के एक विंडो से ही आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, आप लाइए पैसा और लगाइए देश के भीतर। अगर रणनीतिक क्षेत्रों यानी पेट्रोलियम है, जहाजरानी है, उड्डयन है, टेलीफोन है, बिजली है, सड़क है या परिवहन के अन्य साधन हैं, इनमें अगर कहीं भी विदेशी पैसे को लगना है तो न केवल डिप की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स भी इसका अप्रूवल देगा। फिर आरबीआई के अप्रूवल से काम नहीं चलेगा, इनके भी स्वीकृति की ज़रूरत होगी, और जैसे इनकी स्वीकृति मिलेगी वैसे ही विदेशों से पैसा आकर भारत में लगने लगेगा। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि रुपया अगर डॉलर की तुलना में मजबूत हो रहा है, जैसा 154 पैसा मजबूत हुआ वो पिछले कुछ जनवरी के बाद के सप्ताह में, वह लगातार मजबूत ही हो रहा है, बल्कि जनवरी से ही होना शुरू हो गया है। 154 पैसा अब तक मजबूत हो गया है। कुछ का कहना तो यहाँ तक है कि हो सकता है 85 पैसे तक आ जाए प्रति डॉलर की कीमत, जो अभी 86 के आसपास चल रही है। दूसरे शब्दों में 85 आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब 154 पैसे गिरावट, 154 पैसा मजबूत रुपया हुआ है, यानी रुपये की हैसियत बढ़ी है और डॉलर की हैसियत कम हुई है। तो ऐसी दिशा में कहीं ऐसा ना हो कि भारत का एक्सपोर्ट ही प्रभावित हो जाए, यानी जो बाहर के लोग
भारत का सामान खरीदते हैं, फिर वो सामान खरीदना है, चूँकि भारत का एक्सपोर्ट महँगा हो जाएगा भाई, रुपए के अर्थ में ही भारत से सामान को आप प्रोक्योर करेंगे, आप खरीदेंगे और फिर विदेशों में किसी बाज़ार में बेचेंगे, तो तुलना तो रुपए और डॉलर की ही होगी अंततः। तो रुपए के अर्थ में ज़ाहिर है कि अगर आप खरीदेंगे और बाहर बेचेंगे, तो आपको कम डॉलर ज़्यादा डॉलर दे करके कम चावल चावल या कोई भी कृषि उत्पाद या कोई अन्य चीज़ आपको देना लेना पड़ेगा, जो भारतीय होगा। जबकि अगर रुपया सस्ता होगा, तो आपको कम डॉलर दे करके ज़्यादा आराम से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँगी, यानी ज़्यादा चीज़ें आप खरीद सकेंगे। यही कॉन्सेप्ट होता है रुपए का और डॉलर के, रुपए की मजबूती और डॉलर के कमज़ोर होने का। तो अब मुझे लगता है अब डॉलर को मजबूत होने की का समय आ गया है। रुपए को मजबूत होने का समय अब नहीं रहा है। रुपया अपने जगह जगह पर जितना मजबूत होना था हो चुका है। चूँकि ज़्यादा मजबूत होगा, तो जो लोग अर्थशास्त्र को समझते हैं उनको अच्छी तरह से समझ में आता होगा कि भाई रुपया ज़्यादा मजबूत होने का मतलब डॉलर सस्ता, रुपया महँगा, यानी ज़्यादा डॉलर दे करके कम रुपया हम प्राप्त करेंगे। ऐसी दशा में देश के भीतर सामान भी उसी हिसाब से महँगे हो जाएँगे डॉलर की तुलना में, और देश के बाहर हम ज़्यादा डॉलर दे करके कम सामान प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कि बाहर के लोग आधे अधूरे मन से ही सब भारतीय सामानों को खरीदेंगे, जिससे भारत को कमाई के रूप में विदेशी मुद्रा कम मिलेगी। विदेशी मुद्रा का भंडार इस प्रकार से डिप्लीट होगा, गिरेगा। अब आइए प्रभात पटनायक का मॉडल। प्रभात पटनायक जेएनयू के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उनका कहना है कि जब अमेरिका में फेड फंड, जो कि वहाँ सेंट्रल बैंक होता है, जैसे भारत में आरबीआई है, जब वो इंटरेस्ट रेट को कम करता है, तो वहाँ के निवेशक भारत में आते हैं, भारत में एफडीआई के रूप में ज़्यादा पैसा लगाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ फेड फंड रेट बढ़ाता है, वैसे ही भारत के निवेशक, यानी वहाँ इंटरेस्ट रेट इतना इतना हो जाए कि घर में रहते हुए ही मौज से पैसा रख कर कमाया जा सके, तो जिसके पास पैसा वो भारत में क्यों ले आएगा, वो अमेरिका में ही बैठे बैठाए कमा लेगा उसको। तो चाहे वो उतनी कमाई के बराबर हो जितनी कमाई वो भारत में एफडीआई के माध्यम से कर सकता है, या उससे थोड़ा सा कम ही हो, तो सोचेगा ना भाई, झूठे भारत ट्रेवल करेंगे, आएंगे जाएंगे, दुनिया भर का सर दर्द लेंगे, एप्लीकेशन देंगे, इससे बढ़िया है अमेरिका में ही पैसा बैंक में रखो और हमको ऊंचा इंटरेस्ट रेट मिल ही रहा है। अगर कमाई एफडीआई के माध्यम से जो कमाई होती है उससे ज़्यादा या कम हुई तो, या उसके बराबर, सॉरी, बहुत कम हुई तब तो नहीं करेंगे, उससे थोड़ी सी कम हुई या उसके बराबर हुई या उससे ज़्यादा हुई तब तो सोचना ही नहीं है, उसके बराबर हुई या उसके थोड़ी सी कम हुई तो भी अमेरिकी निवेशक ज़्यादा नहीं सोचेंगे और वो अमेरिका में ही निवेश करना उसी समझेंगे, जिससे भारत का एफडीआई गिरेगा। यही प्रभात पटनायक का मॉडल है। दूसरे शब्दों में, अगर फेड फंड ने बैंक में पैसा रखने के मामले में जो ब्याज मिलता है डिपॉजिटर को, उसको उस पर कम ब्याज देता है, तो भाई हम वहाँ पैसा क्यों रखेंगे, बाहर निकाल करके हम उसका निवेश करेंगे। तो वो लोग जहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होगी, मान लीजिए भारत उदीयमान अर्थव्यवस्था है, यहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है, तो पैसा लेकर के आएंगे, भारत में लगाएंगे। और अगर वहाँ के ब्याज में बढ़ोतरी कर दी गई, और तो डिपॉजिटर जो भारत में पैसा लगा रहे हैं वो अपना पैसा निकाल करके, या जो पैसा लगाने वाले हैं उस पैसे को अमेरिका के बैंकों में ही रखना पसंद करेंगे, क्योंकि फिर रखने से ही उनको अच्छा खासा ब्याज मिल जाएगा। और थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा मान लीजिए निवेश करने से लाभ होता भी है, तो उसके पीछे वो नहीं भागेंगे। वो सोचेंगे कि भाई इतना तो बीमा कराओ, फलाना कराओ, ढिमका, तमाम इनविजिबल आइटम में खर्च करो। उसमें भी भारत सरकार की पॉलिसी का है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कहते हैं कि भाई भारत में जैसे उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कर रखा है, जो सामान भारत में पैदा करेंगे अगर भारत के घरेलू बाजार में ही बेचेंगे तो उसको इंपोर्ट माना जाएगा और उस पर भारी भरकम टैक्स लगाया जा सकता है। अगर बाहर बेचेंगे, बाहर के बाज़ारों में बेचेंगे
तो उसे एक्सपोर्ट, वैसे एक्सपोर्ट तो माना ही जाता है, एक्सपोर्ट माना जाएगा और उस पर सारे कंसेशन अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से जो निवेशक हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि भारत में पैसा लगावें। हो सकता है अमेरिका के फेड फंड या अमेरिका के अलग अलग बैंकों में ही, अमेरिका के फेड फंड के अनुसार अलग अलग बैंकों में जो उसके अधीन आने वाले कमर्शियल बैंक हैं, उन बैंकों में पैसा रखेंगे, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर उनको पैसा निकालने में दिक्कत भी ना हो और अच्छा खासा ब्याज भी मिलता रहे। तो यही प्रभात पटनायक का मॉडल है। दूसरे शब्दों में, भारत में एफडीआई रेट तभी भागेगा जब अमेरिका के फेड फंड इंटरेस्ट रेट कम करे, यानी इतना कम कर दे कि पैसा लगाने वालों को ज़्यादा लाभ दिखाई पड़े और इस प्रकार से वे भारत में पैसा लगाएंगे, तभी जाके एफडीआई बढ़ेगा। तो अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट महंगा होगा, अगर डॉलर सस्ता होगा, रुपया महंगा होगा, तो एफडीआई भी गिरेगा। यही नहीं, एक्सपोर्ट पे अर्निंग भी गिरेगा। दूसरे शब्दों में, सामान बेच करके जो कमा कर लाते और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाते, जैसे चीन का है, उसकी तुलना में हम एफडीआई तो कुल मिला जुला के एक लाइबिलिटी, एक देनदारी है। भाई जब भी एफडीआई निवेशक को, ठीक है थोड़ा टाइम लगता है उसको पैसा निकालने में, लेकिन मान लीजिए ज़मीन में पैसा लगाया, ज़मीन उसने बेच दिया और बेच करके वो आप अमेरिका वापस जाना चाहता है, तो उसको रोक थोड़े कोई पाएगा। इस तरह कोई कानून बनेगा तो कोई पैसा ही नहीं लगाएगा देश के भीतर। तो इस प्रकार से थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जा तो सकता ही है। आप मान लीजिए वो वहाँ से डॉलर लेके आया, डॉलर को विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में रख लिया और उसके बदले रुपया दे दिया, तो विदेशी मुद्रा भंडार का जो कोष है वो तो स्वेल करेगा, बढ़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें देनदारी की भूमिका अधिक रहेगी और कमाई का परसेंटेज या शेयर कम रहेगा और उसमें देनदारी का शेयर अधिक रहेगा। इससे भारत सरकार बचने की कोशिश करती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि रुपया को 154 पैसा कम तो होता नहीं, 154 पैसा अगर मजबूत हो गया रुपया तो बहुत है। अब रुपया को मजबूत नहीं करना चाहिए, नहीं तो जानबूझ करके भारत सरकार को फिर अवमूल्यन की ओर जाना पड़ेगा। जैसे नरसिम्हा राव की सरकार ने किया था अवमूल्यन, यानी जानबूझकर रुपये को डॉलर या विदेशी मुद्रा की तुलना में सस्ता करने की कोशिश करना पड़ेगा ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। तो अब इसको देखने का काम भारत सरकार का है। आगे जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।